हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और आज आप लोगों को डराने के लिए मैं फिर से लेकर आया हूं मेरे व्यूवर्स की भेजी 6 सच्ची डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जिन्हें सुन के आप आज रात सो नहीं पाएंगे। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन भूतिया कहानियों का। दोस्तों, कहानियां शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं शुभ नंबर्स यूट्यूब चैनल की रिस्ट वॉच थेरेपी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक रिस्ट वॉच की मदद से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन है और इस बारे में आप और जानने के लिए आप इनके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब शुरू करते हैं आज की कहानियां। मेरा नाम मोहित है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं, जो पिछले साल मेरे साथ जुलाई महीने में हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन मैं, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई एक फंक्शन से घर आने के लिए निकल रहे थे। रात करीब 9:15 बजे का टाइम होगा। जब हम बाहर निकल रहे थे तो मेरा भाई पहले ही बाहर निकल चुका था, जबकि मैं और पापा बाकी के मेहमानों से मिलके बाहर जा रहे थे। अब जैसे ही मैं और पापा बाहर आए तो हमने देखा कि 2 लोग बाहर खड़े मेरे भाई से बातें कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही हमें देखा, वो उसी वक्त मेरे छोटे भाई को जबरदस्ती उठा के बाइक से वहां से भागने लगे। उनको भागता देख हमने भी जल्दी से अपनी स्कूटी से उनका पीछा किया और कुछ दूर जाके उनको पकड़ भी लिया। फिर हमने किसी तरह उनसे हाथापाई करके मेरे भाई को तो छुड़ा लिया, लेकिन जाते जाते उनमें से जो बड़ा वाला आदमी था उसने मेरी आंखों में राख जैसा कुछ फेंक दिया, जिससे मैं अचानक से बेहोश हो गया। लेकिन मैंने अपने भाई को बचा लिया। पापा को लगा कि शायद मुझे मिर्गी का दौरा आया होगा, इसीलिए मैं बेहोश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर 3 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के अंदर था। मेरे पापा ने तब तक इस घटना की पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि वो दोनों कौन थे। उनमें से आगे वाले ने हेलमेट लगाया हुआ था और पीछे वाले ने मुंह पे मास्क और ग्लासेस लगा रखे थे, जिससे कि हम उनकी शक्ल देख ही नहीं सके। और यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि हम उनकी बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर हॉस्पिटल से आने के 1-2 दिन बाद ही मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। पढ़ने का भी बिल्कुल मन नहीं करता था, जबकि मैं अपनी क्लास का टॉपर हुआ करता था। लेकिन अब मैंने बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिया था। पूरे दिन बस अकेला अपने बिस्तर पर ही लेटा रहता था। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में भी अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गया। रात के टाइम हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। रात में अचानक हमारे पेट डॉग्स भौंकने लगते। रात में सबके सोने के बाद जब मैं पढ़ने के लिए बैठता तो मुझे घर में अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देती, कभी गेट पर तो कभी किसी अंधेरे कोने में। रात में सोते वक्त कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा के कुछ बोल रहा है। मुझे अक्सर सोते समय स्लीप पैरालिसिस होने लगा। मेरा पूरा शरीर जकड़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे दबोच लिया हो। ऐसा मेरे साथ रोज रोज होने लगा था। जुलाई के महीने में भी मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती। मैं रात में जैकेट पहन के सोता था। मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे पैरानोया हुआ है। मतलब कि ये ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमें ऐसा कुछ दिखाई देने लगता है जो कि असल में होता नहीं है। मैं जानता था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर पर भरोसा करके मैंने अपनी मेडिसिन चालू रखी। लेकिन दवाइयों का भी
कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि अब तो ये सब डरावनी चीजें मेरे और मेरे घर वालों के साथ भी होने लगी। सुबह उठता तो कभी मेरी पीठ पर स्क्रैचेस के निशान बने होते, तो कभी छाती पर। जब ये सब बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोगों ने राजस्थान के बालाजी मंदिर जाने का फैसला किया। बालाजी में एक बहुत बड़ा मंदिर है जहां भूत उतारे जाते हैं। वहां पहुंचे तो वहां मेरे ऊपर कुछ पूजा और हवन वगैरह किया गया। वापस आने के बाद मेरे साथ वो सब चीजें होनी बंद हो गईं। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम सब खुश थे। तब तक हमारा नया घर भी बन चुका था, इसलिए हमने वो घर भी बदल दिया। उस पुराने घर में हमारे साथ इतना सब हो गया था कि नया घर पूरा बनने से पहले ही हम उसमें शिफ्ट हो गए। लेकिन हमारा वो नया घर भी एक कब्रिस्तान के पास बना था। एक रात मैं टॉयलेट करने के लिए उठा तो मुझे बाहर कब्रिस्तान वाली सड़क पे घोड़े भागते दिखाई दिए। लेकिन अगले ही पल मैंने फिर से वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे वही सब चीजें फिर से होना शुरू हो गईं जो पिछले घर में होती थीं। लेकिन इस बार यह सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था। मेरे घर वालों को लगा कि मैं पागल हो गया हूं। फिर एक दिन मेरे घर वाले मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए, लेकिन वो तांत्रिक भी मुझे ठीक नहीं कर सका। उसने कहा कि इसको मेरे गुरुजी ही ठीक कर सकते हैं जो बनारस में रहते हैं। हमने उनके गुरुजी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये आत्मा मेरे अंदर से ऐसे घर बैठे बैठे नहीं निकल पाएगी, इसको मेरे पास लाना पड़ेगा। तो हम लोग अगले ही दिन उन गुरुजी के पास चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे 2 दिन तक आश्रम में ही रुकने को कहा और मेरे घर वालों को भी मुझसे मिलने को मना कर दिया। बोला 2 दिन तक आपको होटल में ही रुकना होगा। 2 दिनों तक मैं उनके आश्रम में ही रहा। गुरुजी ने रात में मुझे गंगा के घाट पर बुलाया और कहा कि वो मेरे ऊपर पूजा करेंगे। फिर रात 1 बजे मेरे ऊपर पूजा शुरू की गई। उन्होंने मुझे मेरे सारे कपड़े उतारने को कहा। पहले तो मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर मैंने वैसा ही किया। फिर गुरुजी के चेलों ने मेरे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया और पूजा शुरू की। ऐसा मेरे साथ 2 रातों तक हुआ। पूजा के दौरान वो मुझे कुछ पीने को भी देते थे, एक इंसानी खोपड़ी के अंदर डाल के। ये सब कुछ बहुत डरावना था। फिर 2 दिन बाद जब पूजा खत्म हुई तो मुझे मेरी फैमिली से मिलने दिया गया और मेरी फैमिली को भी आश्रम में रुकवाया गया। फिर उस रात उन्होंने फिर से पूजा की और हमसे ध्यान लगाने को कहा। उन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि यह काम किसने किया है। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की शक्ल दिखाई दी। ये देख के पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो जिसने मेरे ऊपर राख फेंकी थी वो मेरा दोस्त ही था और वो बाइक चलाने वाला इंसान उसके पापा थे। जो राख उसने मेरे ऊपर फेंकी थी वो किसी इंसान की जली हुई लाश की राख थी। असल में हमारे यहां बदाऊं में जहां मैं रहता हूं वहां भी गंगा नदी पड़ती है और वहां पे इंसानों की लाशों को जलाया भी जाता है। वहीं से उसके पापा ने वो राख उठाई थी और फिर उसकी मम्मी ने उस राख की मदद से काला जादू करके वो राख मेरे ऊपर फेंक दी थी। असल में उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेरे उस दोस्त का एक छोटा भाई था जिसको सेरेब्रल पैल्सी नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। उसी को ठीक करने के लिए उन्होंने वो काला जादू किया था जिससे कि उसकी सारी बीमारी उससे उतर के किसी और के ऊपर चली जाए। असल में वो मेरे भाई को किडनैप करके ले जा रहे थे क्योंकि उनको वो क्रिया मेरे भाई के ऊपर ही करनी थी, लेकिन जल्दबाजी में कहीं वो पकड़े ना जाएं, इसलिए उन्होंने वो राख मेरे ही ऊपर फेंक दी।
गुरुजी ने बताया कि जिस आत्मा को उन लोगों ने मेरे ऊपर भेजा था उसको भी उन्होंने मुक्त कर दिया है, क्योंकि उस आत्मा को भी उन्होंने जबरदस्ती कैद किया हुआ था। फिर गुरुजी ने बताया कि उन्होंने उनका काला जादू उल्टा उन्हीं के ऊपर कर दिया है जो मेरे साथ ये सब कर रहे थे, मतलब कि मेरा दोस्त और उसकी फैमिली। फिर अगले दिन हम लोग बदायूं वापस आ गए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और धीरे धीरे मेरी तबीयत पहले जैसी हो रही है। 1 साल के लिए मेरा स्कूल भी छूट गया था। अब इस साल मुझे फिर से ये क्लास रिपीट करनी होगी। अभी अक्टूबर में ही मेरे उस दोस्त की मम्मी, जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लोग बताते हैं कि उनकी डेड बॉडी की टंग और होंठ बिल्कुल काले थे। हम उनकी फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि गुरुजी ने हमें उनसे दूर रहने को कहा था और यह भी कहा था कि समय समय पर उनको उनके किए की सजा मिलती रहेगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस रात में कई बार अकेले होने पर मुझे डर लगता है। मेरा नाम सुमित है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आपको एक सच्ची भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। ये बहुत साल पहले की बात है, जब मेरे दादाजी जवान हुआ करते थे। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन मेरे दादी दादा पास के ही एक दूसरे गांव में गए हुए थे और शाम को वापस आते आते उन्हें काफी देर हो गई थी। अंधेरा हो चुका था और उन दिनों रात के टाइम गांव के इलाके में कोई बाहर नहीं निकलता था। न ही एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रात में कोई सवारी होती थी। इसलिए वो दोनों पैदल पैदल ही चलते हुए अपने गांव वापस जा रहे थे। अब वो लोग चलते चलते एक जंगल वाले एरिया में पहुंच गए। जंगल में चलते हुए उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि दादाजी को आगे कुछ दूर रास्ते में 3 आदमी बैठे दिखाई दिए। उनको देख के दादाजी ने सोचा कि चलो कोई तो मिला, कम से कम हम इस सुनसान जंगल में अकेले तो नहीं हैं। दादाजी चलते हुए उनकी तरफ जाने लगे, लेकिन जब वो दोनों उन आदमियों के थोड़ा पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन तीनों आदमियों के चेहरे बहुत अजीब थे। मतलब उनकी शक्ल किसी इंसान के जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये देखते ही दादाजी को शक हुआ कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस जगह हमारा गांव है वहां उस जमाने में बहुत सारी भूतिया घटनाएं होती रहती थीं। फिर मेरे दादाजी ने उन लोगों के पैरों की तरफ देखा तो देखा कि उन सबके पैर उल्टे थे। ये देखते ही दादाजी बहुत डर गए और हमारे गांव के देवी देवताओं को याद करने लगे। फिर कुछ कदम और आगे चलने के बाद दादाजी ने नोटिस किया कि उनके आगे आगे एक सफेद कपड़े पहने कोई आदमी चल रहा है, लेकिन वो आदमी कुछ कर नहीं रहा था, बस मेरी दादी दादा के आगे आगे चलता जा रहा था। अब चलते चलते उन लोगों ने उन 3 भूतों को भी पार कर लिया और उनसे आगे निकल गए। फिर वहां से कुछ दूर जाने के बाद दादाजी ने देखा कि वो सफेद कपड़ों वाला आदमी वहां से गायब हो गया है। फिर जब सुबह हुई तो दादाजी ने इसके बारे में सब लोगों को बताया। तो लोगों ने बताया कि कल रात जो सफेद कपड़ों वाला आदमी तुम्हारे साथ चल रहा था वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद हमारे गांव के देवता श्री दानववीर मामा थे। मैं झारखंड के रांची की रहने वाली हूं। मैं पहले भी आपको अपनी एक रियल स्टोरी भेज चुकी हूं। आज मैं आपको फिर से 2 सच्ची कहानियों के बारे में बताना चाहती हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके चैनल पर एक स्टोरी सुनी थी जिसमें तूफान के समय आने वाले भूतों के बारे में बताया गया था। वो कहानी सुन के मुझे भी एक घटना याद आ गई
जो हमारे परिवार के साथ घटी थी। ये पहली कहानी उसी घटना के बारे में है। ये कई साल पहले की बात है। उन दिनों घर में मैं, मेरी बहन, मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई रहते थे। मेरा छोटा भाई तब बहुत छोटा था। तो ऐसे एक दिन मेरे मामा भी हमारे घर आए हुए थे। तो रात में मेरा छोटा भाई मामा के साथ ही सो रहा था। घर के बाकी सब लोग भी सोने के लिए लेट गए थे। उस रात बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था और तेज बारिश भी हो रही थी। साथ ही बताऊं कि हमारे घर के बाहर एक बहुत पुराना हैंडपंप लगा हुआ था। आसपास के लोग उसे यूज किया करते थे। तो रात 12-1 बजे के करीब हमें बाहर से आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई उस हैंडपंप को यूज कर रहा हो। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद बाहर से मेरे छोटे भाई की भी आवाज आने लगी। आवाज बिल्कुल मेरे भाई की ही थी, जैसे कि वो मेरी मम्मी को आवाज देकर बुला रहा हो। हम सब ने उसकी आवाज सुनी थी। यहां तक कि पीछे वाले कमरे में सोए हुए मेरे मामा को भी वो आवाज सुनाई दी थी। मेरी मम्मी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वो उसी वक्त उठ के भागती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। मम्मी को लगा कि मेरा भाई किसी तरह घर से बाहर चला गया है और बाहर किसी मुसीबत में फंस गया है। अब मम्मी दरवाजा खोल के बाहर निकलने ही वाली थी कि मेरे मामा ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें समझाने लगे कि बाहर कोई नहीं है। हम सब भी वहां उठ के आ गए थे। मामा ने मम्मी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही थी। मम्मी को पूरा यकीन था कि मेरा भाई बाहर ही है। तो फिर मामा मम्मी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के उनके कमरे में लेकर गए और दिखाया कि ये देखो, मेरा भाई वहीं उनके बेड पे ही सोया हुआ था। ये देखकर मम्मी को तसल्ली हुई और उनकी जान में जान आई। लेकिन बाहर से आई वो आवाज हम सब ने बहुत अच्छे से सुनी थी, लेकिन हम में से कोई बाहर नहीं गया। सब लोग वापस से सोने के लिए लेट गए। लेकिन फिर करीब 1 घंटे बाद ही कोई बाहर से हमारा दरवाजा खटखटाने लगा। वो जो कोई भी था, दरवाजा खटखटाते हुए मम्मी मम्मी बोल रहा था, बिल्कुल मेरे भाई की आवाज में। लेकिन हम जानते थे कि वो मेरा भाई नहीं है। हम में से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हम सब समझ गए थे कि ये पक्का कोई छलावा है जो धोखे से या तो हमारे घर में आना चाहता है या हमें बाहर बुलाना चाहता है, शायद इसीलिए जिससे कि वो हमें अपना शिकार बना सके। वो कई देर तक हमारा दरवाजा खटखटाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझ के हमारे साथ खेल रहा है। हमने दरवाजा नहीं खोला। कुछ घंटे बाद दिन निकल आया। बारिश और तूफान भी बंद हो चुका था। आज इस बात को बीते बहुत साल हो चुके हैं। उस रात के बाद से हमारे साथ ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। लेकिन हमें आज तक समझ नहीं आया कि वो सब आखिर में क्या था। अगर वो कोई छलावा था तो वो हमारे ही घर में क्यों आया था। आपकी वो तूफान वाली कहानी सुन के मुझे ये कहानी आज फिर से याद आ गई। ये अगली कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये मुझे मेरी मौसी ने बताई थी। ये करीब 20-25 साल पहले की बात है। तो हुआ यूं था कि मौसी की शादी के बाद वो मौसा जी के साथ अपने ससुराल जाके रहने लगी थीं। वो लोग गांव में रहा करते थे। आसपास के घरों में उनके कुछ रिश्तेदार भी रहते थे और वहीं मौसा जी का एक भाई भी रहता था। वो असल में उनका मौसेरा भाई था। घर में सिर्फ वो और उसकी मां ही रहते थे। उन दिनों उसकी मां उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन मौसा जी के भाई को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। वो हर लड़की के लिए मना कर देते थे। उनको शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो कहते थे कि वो बस अपने कैरियर पर ही फोकस करना चाहते हैं। फिर मौसी शादी के बाद
जब उस गांव में जाके रहने लगी तो कुछ टाइम बाद मौसी ने देखा कि उस लड़के की मां बहुत उदास रहने लगी थी। तो एक दिन मौसी ने उनसे पूछा तो उसकी मां ने बताया कि मुझे लगता है मेरे लड़के का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो हर रात घर से बिना बताए कहीं चला जाता है और सुबह होने पर घर वापस आता है। अब उसकी मां ने यह मन बना लिया था कि वो इसकी जल्द से जल्द शादी कर देंगी और उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ ही टाइम बाद उन्होंने उसकी शादी करवा दी, लेकिन शादी के बाद भी उसने ये करना बंद नहीं किया। शादी के बाद भी वो अपनी बीवी को रात में घर में छोड़ के पता नहीं कहां चला जाता था और फिर सुबह दिन निकलने पर वापस आ जाता। सब लोग बहुत परेशान थे कि ये हर रात आखिर जाता कहां है। तो एक दिन उसकी मां और उसकी बीवी ने फैसला किया कि आज रात वो उसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये रात में कहां जाता है। रात में उन्होंने वैसा ही किया। जब उनका लड़का रात में घर से जाने लगा तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। पीछा करते करते वो दोनों उनके खेत में पहुंच गईं, लेकिन वहां जाके उन्होंने जो देखा वो देख के तो उनको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनके खेत के पीछे जो खजूर का पेड़ था, उनका लड़का उस पेड़ के नीचे जाके रुक गया। उस पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जो उसी के आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत बहुत ही डरावनी थी। उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का बिल्कुल उस औरत के वश में हो। वो दोनों समझ गईं कि ये पक्का कोई चुड़ैल है। उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों अभी तो अपने घर वापस चली जाएंगी, लेकिन कल सुबह होते ही वो किसी बाबा को घर में बुलाकर अपने बेटे का इलाज करवाएंगी। लेकिन हर सुबह की तरह उनका बेटा उस सुबह घर वापस आया ही नहीं। उनका बेटा आज तक भी अपने घर वापस नहीं लौटा। आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहां गायब हो गया। शायद उस चुड़ैल को पता चल गया था कि उसके घर वालों को उसके बारे में पता चल गया है और अब वो उसको उससे दूर कर देंगे। शायद इसी वजह से उस रात वो उसको अपने साथ ही ले गई। ये दो कहानियां जो मैंने आपको सुनाई हैं, ये दोनों कहानियां बिल्कुल सच हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो 2 साल पहले कोविड के टाइम पे हुआ था। आपको शायद ये घटना इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो हुआ ऐसा था कि उन दिनों कोविड के टाइम पे स्कूल बंद हो रखे थे, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठने की भी कोई टेंशन नहीं थी। हमारी सोसाइटी में हम कुछ दोस्त रहा करते थे। हम सबकी आदत थी कि हम रात में खाना खा के घूमते थे। साथ ही बताऊं कि हमारी सोसाइटी में ही ग्राउंड फ्लोर पे एक घर है जो कि बहुत टाइम से खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता। तो एक दिन मेरे दिमाग में मस्ती सूझी कि आज रात मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा। मैंने प्लान बनाया कि आज रात मैं उनके साथ टहलने नहीं जाऊंगा और रात होते ही चुपचाप उस घर में जाके छुप जाऊंगा और जब वो लोग वहां से जाएंगे तो मैं उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थर फेंक के उनको डराऊंगा। फिर रात में खाना खाने के बाद जब मेरे दोस्त मुझे बुलाने आए तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं आज नहीं आऊंगा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो वो लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही मैं चुपके से वहां से निकल गया और छोटे छोटे पत्थर उठा के उस घर के अंदर घुस गया। वो घर बिल्कुल वीरान पड़ा था। उसमें कोई ताला भी नहीं लगा था, बस एक खिड़की थी। मैं उसी खिड़की के पास जाके छुप के बैठ गया और अपने दोस्तों के आने का वेट करने लगा। लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मेरे दोस्त वहां आए ही नहीं। मैं 1 घंटे तक उनके आने का वेट करता रहा, लेकिन वो नहीं आए।
तो मैं भी वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर अपने घर वापस आके मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा था तो मुझे उसी सुनसान घर के सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वो लड़की मेरी ही फ्रेंड थी जो रात में हमारे साथ घूमती थी। वो उस घर की तरफ देखकर बोल रही थी कि शौर्य, हमें पता है तू अंदर छिपा है, बाहर आ जा। उनको देखकर मैंने अपनी बैल्कनी से ही उनको आवाज लगा के पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो मुझे अपने घर में देखकर वो सब लोग एकदम से डर गए कि ये तो अपने घर में है, तो उस बंद घर के अंदर कौन है। फिर मैं जल्दी से नीचे गया तो उन्होंने बताया कि अभी अभी कोई उनको उस घर में से छुप छुप के देख रहा था। उन्होंने बताया कि हमें लगा कि वो तू है, इसीलिए हम तुझे आवाज लगाने लगे, लेकिन तू तो अपने घर में था। उनकी बात सुन के मुझे भी बहुत हैरानी हुई। मैं उस घर में जाके छुपा तो था, लेकिन तब तक वो लोग वहां घूमने नहीं आए थे। पता नहीं उन लोगों ने वहां किसको छुपे हुए देखा था। मेरा नाम नीलेश है। मैं महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के साथ अपने साथ हुए एक खौफनाक हादसे के बारे में बताना चाहता हूं। आगे बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक ड्राइवर का काम करता हूं और हर रोज भाड़े पर लोगों का सामान लेकर अपनी गाड़ी से जगह जगह जाता हूं। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उस रात के बाद से मैंने अकेले जाना छोड़ दिया। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन मुझे यवतमाल के वाणी नाम के एक गांव में गाड़ी लेकर जाना था। गाड़ी मैं अकेला ही चलाता था, इसलिए गाड़ी में सामान भरने के बाद उस पार्टी ने मुझे डीजल भरने के पैसे दिए और मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाने लगे। शाम 7 बजे मैं उनकी बताई जगह पर पहुंच गया और फिर रात 10 बजे तक मेरी गाड़ी खाली हो गई। फिर वहां से मतलब वणी गांव से यवतमाल आते आते मुझे 11 बज गए। भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने रास्ते में ही खाना खाया और फिर अपने घर की तरफ जाने लगा। अब रात के 12 बज चुके थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मस्त ठंडी हवाएं चल रही थी। चलते चलते घाट वाला रास्ता आ गया था। मैं मस्त गाने बजाते हुए गाड़ी इस मोड़ से दूसरे मोड़ भगाता हुआ जा रहा था। इसी बीच मुझे रास्ते के बीच कुछ पड़ा हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन मैंने ध्यान ना देते हुए गाड़ी उसके ऊपर ही चढ़ा दी। शायद कोई बड़ा पत्थर होगा। गाड़ी को झटका सा लगा। अब मैं कुछ ही दूर गया था कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मेरी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी दिन भर से चल रही थी और बहुत गर्म हो गई थी। गाड़ी का कूलेंट पानी मांग रहा था। आप में से जो लोग ड्राइवर हैं उनको पता होगा कि कूलेंट जब खत्म हो जाता है तब क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है। मैंने गाड़ी में पानी देखा तो थोड़ा सा पानी था, उससे काम नहीं चलने वाला था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, कहीं से पानी लेकर आना। यूं रात में अकेले सुनसान रास्ते पर बाहर जाने में डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे अपने घर जाना था, इसलिए मजबूरी में मुझे गाड़ी से बोतल लेकर बाहर उतरना पड़ा। नीचे उतर के मैं पैदल चलता हुआ थोड़ी दूर गया तो देखा कि वहां तो जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि पानी तो मुझे चाहिए ही था। फिर मैं फोन की टॉर्च ऑन करके जंगल के अंदर ही घुस गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक जगह से रोशनी आती दिखाई दी। थोड़ा पास जाके देखा तो कोई वहां एक छोटे से घर के सामने आग जला के बैठा था। फिर मैं उसके पास गया तो देखा कि वो एक औरत थी। मैंने उससे पूछा कि आपके घर से थोड़ा पानी मिलेगा क्या। मेरी बात सुन के वो हंसने लगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वो आग के सामने शॉल ओढ़ के सिर नीचे करके बैठी थी। फिर उसने हाथ से साइड में इशारा किया। मैंने वहां जाके देखा
तो वहां 2 मटके रखे थे। मैंने जल्दी से अपनी बोतल में पानी भरा और फिर मैं जैसे ही पलटा तो मैंने देखा कि वो औरत अब वहां नहीं थी। मुझे लगा वो शायद अपने उस छोटे से घर में चली गई होगी। मैं भी उस घर के अंदर गया तो देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था। अब मैं बहुत डर गया और जल्दी से वहां से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उस घर का दरवाजा अपने आप भड़ाम से बंद हो गया। लेकिन मैंने जोर से लात मार मार के उस दरवाजे को तोड़ दिया और वहां से बाहर निकल के भागा। भागते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर बाहर रोड पे जाते ही मुझे वही औरत फिर से दिखाई दी। लाल साड़ी पहने, दुल्हन का मेकअप किए। उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद जब होश आया तो मैं अपनी गाड़ी के पास ही सड़क पे पड़ा हुआ था। किसी तरह मैं उठा और गाड़ी के पास आके गेट खोला तो पता चला कि गाड़ी तो लॉक्ड थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी जेब में चाबी ढूंढने लगा और किस्मत से चाबी मुझे जेब में ही मिल गई। वो पानी की बोतल भी पीछे ही कहीं गिर गई थी। मैंने ऐसे ही गाड़ी चालू की और वहां से भाग निकला। गाड़ी पानी मांग रही थी, लेकिन मैं वहां नहीं रुक सकता था। फिर 6-7 किलोमीटर बाद रास्ते में एक गांव आया तो मैंने गाड़ी वहीं साइड में लगा दी और वहीं गाड़ी में ही सो गया। फिर सुबह उठ के मैंने गाड़ी में पानी डाला और फिर मैं एक चाय की दुकान पे चाय पीने गया तो उसके दुकानदार को मैंने रात की सारी बात बताई। तो उसने बताया कि वो घाट वाला रास्ता बहुत भूतिया है। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें उस रास्ते पे कोई भी गाड़ी नजर आई थी क्या? मैंने कहा नहीं, वो रास्ता तो बिल्कुल सुनसान था। उसने बताया कि उस रास्ते पे रात के टाइम कोई नहीं जाता। असल में कुछ साल पहले उस रास्ते पे एक दुल्हन का बलात्कार करके उसको मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और ऐसा हादसा और भी बहुत से लोगों के साथ हुआ है। लोग आज भी डर के मारे उस रास्ते पे रात के टाइम नहीं जाते। इस घटना के बाद मैंने भी रात में अकेले जाना छोड़ दिया। अब मैं और मेरा एक दोस्त सुमित दोनों साथ जाते हैं। इसके बाद मेरे साथ ऐसी घटना फिर कभी नहीं हुई। आज मेरी शादी हुए भी 2 साल हो गए हैं और मेरी एक छोटी बच्ची भी है। वो घाट जहां ये सब हुआ था वो धामन गांव यवतमाल रोड पे पड़ता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत से लोगों ने तो उस रास्ते के वीडियो भी डाले हैं जहां वो चुड़ैल दुल्हन साफ साफ रास्ते पे चलती दिखाई देती है। मैं यूपी का रहने वाला हूं। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और आज आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये साल 2019 की बात है, जब मैं नया नया इनकम टैक्स ऑफिसर बना था। तो हुआ ऐसा था कि उन दिनों मुझे मेरे सीनियर्स द्वारा एक फैक्ट्री पर नजर रखने के लिए कहा गया था। उन दिनों मैं नया नया ऑफिशियल बना था, इसलिए मुझे इन सब कामों की इतनी नॉलेज भी नहीं थी। जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता था वो मैं ट्रेनिंग से ही सीख कर आया था। तो उस दिन मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों उस फैक्ट्री पे नजर रखने के लिए गए थे। हमें खबर मिली थी कि आज रात यहां से कोई बहुत कीमती सामान गैर कानूनी तरीके से जाने वाला है। इंतजार करते करते रात बहुत हो गई थी। ठंड का टाइम था और तभी रात 12:30 बजे के बीच हमें उस फैक्ट्री के अंदर से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही हमने जल्दी से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और उस फैक्ट्री की तरफ भागने लगे। अब हम उस फैक्ट्री के गेट पे पहुंचे ही थे कि तभी हमें ऊपर छत से एक औरत नीचे आती दिखाई दी। वो औरत ऐसे नीचे आ रही थी कि उसके पैर तो ऊपर थे, लेकिन उसका मुंह नीचे हमारी तरफ था।
वो औरत बहुत डरावनी थी। उसको देखते ही हम दोनों एकदम से डर के मारे पीछे हटे तो नीचे गिर गए, लेकिन तभी वो औरत वहां से गायब हो गई। फिर हम लोग भागते हुए उस फैक्ट्री के मेन गेट की तरफ पहुंचे तो देखा कि वो बड़ा सा गेट बंद हो रखा था। हम लोगों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी हमें आसपास के छोटे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हमने सोचा कि आज तो बहुत बुरे फंस गए हैं। ऊपर से वो फैक्ट्री भी ऐसी जगह थी जहां से बस्ती कई किलोमीटर दूर थी। रात में हमारे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने वाला भी वहां कोई नहीं था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हमें ही किसी तरह यहां से निकलना होगा। फिर हम धीरे धीरे पीछे से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगे। वहां आगे सीढ़ियां बनी थी, लेकिन उन सीढ़ियों पर चढ़ते ही मेरे दोस्त को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ के खींचा हो। हम दोनों जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे और किसी तरह सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे तो वहां से बाहर निकलने का एक रास्ता था। हमने ऊपर जाते ही वहां से छलांग लगा दी। हमारी गाड़ी कुछ ही दूर खड़ी थी। हम लोग किसी तरह भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे और वहां से भाग निकले। इस घटना के कई दिनों बाद तक मैं डिप्रेशन में आ गया था। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही और बहुत सारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो जल्दी से इस लिंक पर क्लिक करें। यहां से आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।